नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड साइंस के टॉपिक को। दोस्तों, साइंस एंड टेक के अंतर्गत हमने शुरुआत में इसरो और इसरो से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी जो है वो हासिल की है, और वह हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस थी और वो हमारा साइंस था। दोस्तों, अब ये जो क्लासेस होने वाली है यह न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्लासेस होने वाली है, जिसमें हम भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को समझेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड संस्थान और उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों को हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासेस पसंद आई होगी और आपने उन क्लासेस का जरूर रिवीजन किया होगा। साथियों, रिवीजन के साथ साथ आपको उसकी नोट्स भी मिल गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है यह है भारत में परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की जानकारी समय समय पर होती गई है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें, या फिर हम चुंबकीय ऊर्जा की बात करें, या फिर हम बात करें उन ऊर्जाओं की जो कि अलग अलग फॉर्म में इधर उधर वितरित है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये एक ध्वनि ऊर्जा है, अगर कोई चीज गर्म हो रही है तो वह ऊष्मीय ऊर्जा है, और हमने ये भी जान रखा है कि ऊष्मा को बदला जा सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके पास भी ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा के कारण ये या तो गति कर रहे होते हैं या फिर अपने स्थान पर जो है वो स्थिर होते हैं। और इसी ऊर्जा का उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऊर्जा को अगर अनियंत्रित तौर पर किया जाए तो यह एक परमाणु बम की तरह काम करता है। आपने सुना होगा कि परमाणु बम जो है वो काफी विध्वंसक होते हैं, और यह किसी भी इलाके को बिना बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाए इनडायरेक्टली विध्वंस कर सकते हैं। परमाणु बम का विस्फोट देखने में बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन वह वातावरण को कुछ इस तरीके से प्रदूषित कर देता है कि हवा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो पूरी तरह फैल जाते हैं, और वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पार्टिकल्स सांसों के द्वारा जब जानवरों के, जीव जंतुओं के, मनुष्यों के श्वसन तंत्र में जाते हैं तो फिर श्वसन तंत्र को जो है वो खराब कर देते हैं, और इस वजह से जीव की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये जो परमाणु बम है यह नाभिकीय ऊर्जा का विध्वंसक स्वरूप है, यह अनियंत्रित तरीके से किया गया प्रयोग है। लेकिन अगर हम इसी प्रक्रिया को नियंत्रित कर दें, इसे हम पूरी सही तरीके से एक मशीन के अंदर करवाएं, कैलकुलेटिव तरीके से करें, और ऊर्जा को केवल उतना ही बनाए जितने से कि हम अपना काम चला सकें, तो हम उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दोस्तों, परमाणु बम में होने वाली ये जो चेन रिएक्शन है, इसे जब नियंत्रित तौर पर करवा दिया जाता है तो उसे नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा भारी तत्वों से निकाली जाती है। भारी तत्व, और इन भारी तत्वों में जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह भारी तत्व बहुत बड़ी मात्रा में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकालते हैं, और उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी का उपयोग हम विभिन्न कामों में कर सकते हैं। इतना बड़ा यूरेनियम का टुकड़ा भारत के किसी बड़े शहर को कई सालों तक लाइट दे सकता है। मतलब अगर हमें कुछ किलोग्राम यूरेनियम मिल जाए और हम उस यूरेनियम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लें दोस्तों, तो हम पूरे भारत को कुछ सालों तक एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया सुनने में जितनी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, ये उतनी ही जटिल है, और इसे एग्जीक्यूट करना उतना ही कठिन है, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, जन और धन की हानि का भी खतरा है, अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून भी है, और स्वाभाविक तौर पर बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी भी है। और वर्तमान समय में और भविष्य में अगर हमें एनर्जी को लेकर कुछ रेवोल्यूशनरी काम करना है तो हम परमाणु ऊर्जा की तरफ ही देख रहे हैं, इसलिए टॉपिक हमारे एग्जाम्स में आता है। चलिए, अब इसको शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परमाणु ऊर्जा क्या है। हर परमाणु के अंदर ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग अगर हम बिजली बनाने के लिए, यंत्रों को चलाने के लिए करने लगे तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है, और उसी दिशा में हमारी सरकार ने समय समय पर प्रयास किया है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के लिए एक डिपार्टमेंट सबसे पहले बनाया गया था, और इस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का विभाग। दोस्तों, यह विभाग 3 अगस्त 1954 को बनाया गया। यह विभाग कब बनाया गया? 3 अगस्त 1954 को यह बनाया गया, 1954 में बनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में परमाणु की जो भी महत्वाकांक्षाएं
जैसे कि होमी जहांगीर भाभा हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, ये लोग जो है वो परमाणु एनर्जी के बारे में भी सोचते थे। आगे चलकर दोनों के रास्ते बदल गए। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा की तरफ चले गए, विक्रम साराभाई स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए। तो ये जो 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट बना, इसका काम था भारत में परमाणु की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी फुलफिलमेंट है, जो भी एम्बिशंस है हमारे, उसको फुलफिल करना। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में बनाया गया और यह प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंडर में काम करता है। मतलब सीधे ये पीएमओ, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है ना, वो है, इसको सीधे संभालता है। सीधे प्रधानमंत्री इसे जो है वो ये कह लो आप कि डायरेक्ट करते हैं। 1954 में प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? पंडित नेहरू रहे होंगे। तो पंडित नेहरू मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी अध्यक्षता में पहली बार परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट ने काम किया होगा। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम कर रहा होगा। हालांकि अब ये डिपार्टमेंट नहीं बचा, पर हम बात ये कर रहे हैं कि अभी भी इसका जो भी वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है। तो अभी तक हमने ये देखा दोस्तों कि 3 अगस्त 1954 को हमारे देश में एक डिपार्टमेंट बनता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और यह डिपार्टमेंट भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में अपने विचार और परमाणु ऊर्जा के बारे में अपने जो एम्बिशंस है उसे फुलफिल करने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और यह पीएमओ मतलब कि प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट था। आगे की बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका मोटो भी देख लीजिए, क्योंकि जब भी एक कोई संस्था या कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसका एक मोटो मतलब कि उसका एक उद्देश्य जो बनाया जाता है कि भाई वो किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है ना। तो दोस्तों इसका जो मोटो था वो था एटम इन दी नेशंस सर्विस, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। परमाणु ऊर्जा विभाग का मोटो क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु, राष्ट्र सेवा में परमाणु, ये इसका मोटो है। और यह हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई भारत में एटॉमिक एनर्जी का जो भी डिपार्टमेंट इस समय है, हालांकि अभी एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है, अभी उसकी चर्चा होगी, उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है एटम्स इन द नेशन सर्विस, मतलब कि राष्ट्र की सेवा में परमाणु। दोस्तों वर्तमान में इसके जो सचिव हैं वो हैं अजीत कुमार मोहंती, जो कि 2023 से इस पद पर बने हुए हैं। तो दोस्तों इसके फर्स्ट जो अभी चेयरपर्सन है, फर्स्ट जो ये कह लो आपकी सेक्रेटरी है, वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती। तो अजीत कुमार मोहंती जी जो हैं वो इस समय एटॉमिक एनर्जी काउंसिल को क्या करते हैं? चलाते हैं और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो इसे जो है एग्जीक्यूट करवाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि उस समय जो डिपार्टमेंट बना था एटॉमिक एनर्जी के लिए, उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों उसका उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा का अगर अनियंत्रित तरीके से उपयोग किया जाए तो इससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और यह इसका डिस्ट्रक्टिव जो है वो स्वरूप है, यह मतलब कि विध्वंसक जो है वो स्वरूप है, जिससे जन धन की हानि होगी और कहीं ना कहीं हिंसा होगी। और दोस्तों पूरी दुनिया में सभी देशों ने अब एकत्रित होकर संधियां कर ली, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई अब कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेगा, और अगर कोई देश ऐसा करने का प्रयास करता है तो सभी देश उसका बायकॉट मतलब कि बहिष्कार कर देंगे। लेकिन हाँ, आप परमाणु ऊर्जा का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकते हो, जैसे कि बिजली बनाने के लिए कर सकते हो, और सभी देश शांतिपूर्ण उपयोग को प्रमोट भी करेंगे। जैसे हम अगर किसी देश के पास चले जाएं जिसके पास की ये मान लो आपकी यूरेनियम है, प्लूटोनियम है ना, इस तरीके के पदार्थ है जो लगते हैं इस नाभिकीय ऊर्जा में, तो हम उनसे मांगे और हम उन्हें कहें कि भाई हम इसका उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए कर रहे हैं, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे। हम आगे चल के देखेंगे कि हमने अमेरिका, रूस, फ्रांस, अलग अलग देशों से न केवल टेक्नोलॉजी ली है बल्कि विभिन्न प्रकार के परमाणु भी लिए हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के ईंधन हमने इनसे लिए। तो इसका जो उद्देश्य था वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करना था। मतलब यह बम नहीं बनाता है, यह एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाता है, यह अच्छे कामों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है।
दूसरा इसका उद्देश्य था परमाणु अनुसंधान और विकास करना, मतलब न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इसका काम था। तीसरा था दोस्तों ऊर्जा मतलब की एनर्जी, स्वास्थ्य मतलब की हेल्थ, कृषि मतलब एग्रीकल्चर और उद्योग मतलब इंडस्ट्री। ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग करना। रेडियो आइसोटोप मतलब दोस्तों ऐसे तत्व जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है और उनके जो समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग करना, जैसे यूरेनियम 235 हो गया। अब यूरेनियम 235 जो है वो रेडियो आइसोटोप है। तो अब इस प्रकार की और भी अलग अलग चीजें हैं जिसका उपयोग हम ऊर्जा बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों हेल्थ में कैंसर जैसी बीमारियों का उपचार भी इनसे किया जा सकता है, उद्योगों में भी इनका उपयोग है और एग्रीकल्चर में भी इनका उपयोग है। और इसके बारे में हमें पता कौन लगवाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लगाएगा, ये उसका उद्देश्य है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के लिए भी यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मदद करेगा। बम नहीं बनाएगा, केवल क्या बनाएगा? टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। जो भी सपोर्ट कभी अगर पड़ गया, सरकार ने कभी इनको कह दिया भाई काम तो कर ही रहे हो आप उस क्षेत्र में, कभी आपातकाल में जरूरत पड़ गई तो ये हमें डिफेंस के लिए वो सारी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा करने के तरीके हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। ये इसके उद्देश्य थे और इस उद्देश्य के साथ भारत में क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे की फिलहाल बात करते हैं। अब दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, जब इसने बढ़िया काम किया तो सरकार ने क्या किया? एक्चुअली में सरकार ने इस डिपार्टमेंट को, हमारे यहां एक आयोग था पहले, इस डिपार्टमेंट के बनने से पहले जब हम आजाद हुए थे 1948 में, तो एक डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट को इस आयोग के साथ क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। उस आयोग का नाम हुआ करता था परमाणु ऊर्जा आयोग, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी काउंसिल, जो 1948 में बना था। हमारे यहाँ 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था दोस्तों, और इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के द्वारा 10 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी काउंसिल मतलब कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और 1958 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मर्ज कर दिया गया। अभी हम पूरा लिखकर देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सारी की सारी जो अवेयरनेस है वो फैलाई और पहली बार सरकार को कन्विंस भी इन्होंने किया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती, और यह प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग क्या है? 10 अगस्त 1948 को भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी। किस एक्ट के द्वारा करी? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 के द्वारा की। आगे चलकर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी काउंसिल दोनों का मर्जर हो गया, दोनों का विलय हो गया 1958 में। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और अभी वर्तमान इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है अजीत कुमार मोहंती, AK मोहंती, और यह सीधे प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है उसके अधीन काम करता है। आगे की बात करते हैं भाई। ये जो एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसका काम क्या था? साथियों इसका काम था परमाणु नीतियों का निर्धारण करना, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ एटॉमिक पॉलिसी, कि हमारे देश की एटॉमिक पॉलिसी कैसे होगी, मतलब राष्ट्रीय परमाणु नीति बनाना इनका उद्देश्य था। दूसरा अनुसंधान संस्थानों की निगरानी करना। जितने भी ऐसे संस्थान है जहां पर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड डिस्कवरीज हो रही है, जहां पर रिसर्च हो रही है, उनका सुपरविजन करना, और जो भी नई नई योजनाएं आएगी उन योजनाओं को स्वीकृति देना भी किसका काम है? मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित योजना है उनको स्वीकृति देना किसका काम है? परमाणु ऊर्जा आयोग का काम। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। देखिए मैं दोनों को लिखकर आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके बारे में बात कर रहा हूं, और इसकी स्थापना कब होती है? साथियों इसकी जो स्थापना है ये होती है, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1954 को।
वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एटॉमिक एनर्जी काउंसिल की, तो साथियों एटॉमिक एनर्जी काउंसिल की स्थापना कब हुई है? 10 अगस्त 1948 को। दोनों का ही हेडक्वार्टर जो था, दोनों का ही जो मुख्यालय है हुआ करता था, वो हुआ करता था मुंबई में। दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और दोस्तों दोनों ही सीधे, दोनों पर जो नियंत्रण था, दोनों पर जो कंट्रोल था, ये किसका था? पीएमओ, मतलब कि प्रधानमंत्री के ऑफिस का कंट्रोल सीधे हुआ करता था इन दोनों पर। आगे चलकर इन दोनों ही संस्थाओं का विलय कर दिया गया। इन दोनों ही संस्थाओं का क्या हो गया? मर्जर हो गया, मतलब कि इन दोनों का विलय हो गया। और ये विलय कब हुआ? ये विलय हुआ साथियों 1958 में। सही है। और अगर आज हम बात करें, आज क्या है? आज इसका नाम है एटॉमिक एनर्जी काउंसिल। और यह संस्था मुंबई में है और अभी भी पीएमओ के अंतर्गत ये काम करती है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मोटो क्या था। साथियों इसका जो मोटो हुआ करता था, ये हुआ करता था राष्ट्र की सेवा में परमाणु। राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये इसका मोटो है। बाकी उद्देश्य मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उद्देश्य आपको पता है, इनका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पॉलिसीज बनाना, डिफेंस में जरूरत पड़ने पे मदद करना, जितने भी अनुसंधान से संबंधित संस्थाएं हैं उनकी निगरानी रखना, ये उनका उद्देश्य। अच्छा, बातचीत और कर लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के पहले जो चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, ये कौन है? दोस्तों फर्स्ट चेयरमैन है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। और अभी अगर हम बात करें कि भाई वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है दोस्तों ए के मोहंती। वर्तमान में कौन है? ए के मोहंती साहब जो है वो इसके कौन है? फिलहाल चेयरमैन। चलिए, ये सारी की सारी चीजें फिलहाल हमने देखी है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज आप साथ में सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाए। साथियों देखिए, चीजें याद होगी तभी हम एग्जाम में उसे परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और नो डाउट इसमें फैक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं और हमें यही की यही चीजें वहां पर पूछी भी जाती, तो इसे देख लीजिए, देन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से देख लीजिए, हमने अभी क्या क्या बात की है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी काउंसिल की बात की है। अब दोनों ही संस्थाएं मिलाकर एटॉमिक एनर्जी काउंसिल कहलाती है, जो कि 1958 में बना दी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं होमी जहांगीर भाभा की। दोस्तों ये जो पर्सनालिटी है होमी जहांगीर भाभा, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों जो स्थान स्पेस टेक्नोलॉजी में विक्रम साराभाई का है, वही योगदान परमाणु ऊर्जा में होमी जहांगीर भाभा का है। कहने की बात यह है कि जैसे विक्रम साराभाई नहीं होते तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी इस तरीके से नहीं बना पाते, बिल्कुल उसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी को आज इतनी ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए अगर हम जो भी प्रयास देखते हैं वो सबसे पहले होमी जहांगीर भाभा जी ने किए थे। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी हैं, है ना। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह फर्स्ट चेयरमैन है। फर्स्ट चेयरमैन कहां के? एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के, अभी हमने देखा। साथ ही साथ दोस्तों यह फाउंडर भी हैं, फाउंडर मतलब संस्थापक भी हैं। और कहां के संस्थापक हैं दोस्तों? इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करवाने में बहुत बड़ी मदद करवाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर इनके नाम पर भारत सरकार ने एक संस्थान बनाया जो कहलाता है बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पर है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई। टाटा से फंडिंग ली थी इन्होंने, टाटा से मदद ली थी इन्होंने, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम का एक इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला था मुंबई में। ऐसे ही बार्क आगे चल के सरकार ने इनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम की संस्था खोल दी। आगे हम देखने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों होमी जहांगीर भाभा वो पर्सनालिटी है जिन्होंने ही भारत में एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट किया शुरुआती तौर पर। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। साथियों, ये फर्स्ट चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के और फाउंडर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। और भारत सरकार इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट चलाती है जिसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आई होप कि आपको ये तीन बातें जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। चलें अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है, या ये कह लो आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, यह तीन प्रकार के संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ संस्थान ऐसे हैं जो रिसर्च करते हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो एनर्जी बनाते हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो खनन करते हैं, क्योंकि भाई एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए, पैलोनियम चाहिए, ये सब चाहिए, है ना। तो उसकी माइनिंग करते हैं। और कुछ एप्लीकेशन सेंटर, अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं दोस्तों तो 21 ऐसे संस्थान हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं। आप चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोल दो या एटॉमिक एनर्जी काउंसिल बोल दो, बात एक ही है ना। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए बात कुछ ऐसी है, किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है ये संस्थान। देखिए इसमें सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च निर्णायक है, सुप्रीम अथॉरिटी है। मतलब प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि किस तरीके से काम होगा हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी का। और प्रधानमंत्री किसको निर्देश देंगे? प्रधानमंत्री निर्देश देंगे एटॉमिक एनर्जी काउंसिल को, जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों की एक समिति है, काउंसिल है, जो कि नीति बनाने का काम करती है, निगरानी रखने का काम करती है। दोस्तों इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और यह डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन करता है, क्रियान्वयन करता है ना। पीएम का काम जो है वो निर्णय लेना है, ये निर्णय लेते हैं, ये नियंत्रण रखता है, ये क्रियान्वयन करता है। क्रियान्वयन करता है मतलब इसी का काम है सारे के सारे कामों को करना। और फिर आते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है? इंस्टीट्यूट का काम होता है उत्पादन करना। इस प्रकार से इनका जो है स्ट्रक्चर चलता है। अगर मैं फिर से आपको बताऊं तो देखिए सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपना निर्णय एटॉमिक एनर्जी काउंसिल को देते हैं। एटॉमिक एनर्जी काउंसिल से वह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तक आता है, और यहां से विभिन्न इंस्टीट्यूट जो है, विभिन्न इंस्टीट्यूट जैसे अभी मैंने आपको बताया था TIFR, बार्क, वहां पर ये सिग्नल जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? मुख्य निर्णायक है, यही सब कुछ तय करते हैं। ये जो है दोस्तों एटॉमिक एनर्जी काउंसिल, यह नीति निर्धारक है, मतलब पॉलिसी को डिसाइड करता है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, नीति निर्धारक है। जबकि डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? क्रियान्वयन करने का काम करता है कि किस तरीके से इस बनाई गई नीति को एग्जीक्यूट करना है। और जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों यह उत्पादन का काम करेंगे, इनका काम होता है प्रोडक्शन करना, किसी भी जो भी काम दिया गया उसका प्रोडक्शन करना। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहां एटॉमिक एनर्जी का क्या चलता है? स्ट्रक्चर चलता है। भारत में अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक एनर्जी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि ढांचा कैसा है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ ढांचा है किसका? एटॉमिक एनर्जी का। जल्दी से इसे देखिए, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी की सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अब हम सीधे बातचीत करते हैं भाई, आखिरकार कौन कौन से प्रमुख ऐसे अनुसंधान संस्थान हैं जहां पर एटॉमिक रिसर्च का काम हो रहा है, क्योंकि यही हमसे पूछा जाएगा। और
ये देखिए, ये मैप है साथियों। इस मैप में जहां भी आपको चीजें दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। और इसे पढ़ना बहुत ही आसान है। बस आपको मुश्किल से 20 या 25 मिनट देने होंगे और सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना। अभी मैं एक बार आपको इस डायग्राम से चीजें बताता हूं, फिर हम एक पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाएंगे खुद से और सारी की सारी चीजें याद कर लेंगे, क्योंकि लगातार यहां से चीजें हमें एग्जाम में अपेयर होती हुई नजर आती। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग, उस पर बातचीत हमें करनी है। पहले मैं जगह की बात बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग, जो हमें देखना है। उसके बाद दोस्तों हमें मध्य प्रदेश में इंदौर एक जगह है, वहां पर देखना है संस्थान। महाराष्ट्र में हमें मुंबई देखना है और ट्रॉम्बे देखना है। ठीक है, मुंबई और ट्रॉम्बे। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद में एक जगह है जो देखना है हमें। इसके अलावा तमिलनाडु में हमें 2 जगह देखना है, ऊटी देखना है और कलपक्कम देखना है। इसके अलावा हमें सिकंदराबाद देखना है, जादूगुड़ा, कोलकाता, ये सब हमें देखना है। चलिए, हम बिना किसी समय की बर्बादी के सीधे एक डायग्राम बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं और फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब देखिए, मैं जो इंडिया का मैप बना रहा हूं भाई, ये कोई परफेक्ट मैप नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल मैप पढ़ने की दृष्टि से हम बना रहे हैं। मैं उत्तर भारत नहीं बना रहा हूं, दक्षिण भारत आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसे हमारी जो शुरुआत होने वाली है, ये शुरुआत होने वाली है भाई, पहला संस्थान हमें जो देखना है वो देखना है जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग करके एक जगह है जो हमें देखनी है। अभी मैं केवल जगहों के नाम आपको याद करवा रहा हूं। पहली जो जगह हमें पढ़नी है दोस्तों वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग के बाद हम सीधे बीच में आ जाएंगे और इस जगह का नाम है इंदौर। हमें मध्य प्रदेश में अगली जगह देखनी है साथियों, और उस जगह का नाम क्या है? इंदौर। तो पहली जगह हमने देखी गुलमर्ग, दूसरी जगह हमने देखी है इंदौर, और तीसरी जो जगह देखनी है वो है तेलंगाना में हैदराबाद। तो साथियों, हमने अभी केवल 3 जगहों के बारे में बातचीत की है। आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जानी चाहिए सारी की सारी चीजें, है ना? सारी की सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, बीच में मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, मध्य प्रदेश में इंदौर और तेलंगाना में हैदराबाद। ये जगह है। फिलहाल इतनी जगह दिमाग में बैठ गई हो तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अगली जो जगह हमें देखनी है वो है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में साथियों हमें 2 जगह देखनी है, मैं इसलिए बाहर लिख रहा हूं। एक जगह हमें देखनी है मुंबई, मुंबई। और याद रखने के लिए फिलहाल आप यहां पर लिख लीजिए बॉम्बे। क्यों लिखवा रहा हूं बॉम्बे? ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। और जैसा बॉम्बे है वैसे ही वहां पर एक और छोटा सा क्षेत्र है ट्रॉम्बे। तो महाराष्ट्र में 2 जगह आपको याद रखनी है साथियों, बॉम्बे और ट्रॉम्बे। बॉम्बे मतलब मुंबई, ट्रॉम्बे को ट्रॉम्बे। उसके बाद अगली जो जगह हमें देखनी है वो है तमिलनाडु। और साथियों तमिलनाडु में भी 2 जगह है। एक जगह है ऊटी, हिल स्टेशन है ऊटी वहां का, और एक जगह है कलपक्कम। कलपक्कम, शायद आपने पहली बार नाम सुना हो कलपक्कम। तमिलनाडु में 2 जगह देखनी है, ऊटी और कलपक्कम। तो 3 का पेयर हमने ये बना लिया था। सबसे ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, उसके बाद मध्य प्रदेश में आ गया इंदौर, मध्य प्रदेश में क्या हो गया? इंदौर। फिर उसके बाद तेलंगाना में क्या हो गया? हैदराबाद। फिर अगर हम मुंबई चले, महाराष्ट्र चले जाएं तो महाराष्ट्र में 2 जगह हैं, बॉम्बे और ट्रॉम्बे। फिर चले जाएं हम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी 2 जगह है, क्या क्या? ऊटी, और साथ में क्या है? कलपक्कम। चलें अब आगे की ओर हम चल रहे हैं दोस्तों। यहां पर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में हमें जो जगह देखनी है उसका नाम है सिकंदराबाद। हमें आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह देखनी है? सिकंदराबाद देखना है, सिकंदराबाद। तो आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में हमने क्या देखा? सिकंदराबाद। ओके, मैं ब्लॉग बना दे रहा हूं क्योंकि सब में हमने ब्लॉग बनाया। उसके बाद दोस्तों यहां पर है झारखंड, और झारखंड में हमें जो जगह देखनी है उसका नाम है जादूगुड़ा। क्या नाम है? जादूगुड़ा। ये बहुत फेमस जगह है जादूगुड़ा, आपको बहुत अलग अलग जगह पढ़ने में आएगी जब आप जीएस पढ़ेंगे तो। और उसके बाद यहां पर है दोस्तों वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में हमें देखना है कोलकाता। वेस्ट बंगाल में क्या हो गया? कोलकाता। फिलहाल इतने संस्थानों के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए बहुत आसान था, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर हम फिलअप करते हैं कि भाई यहां पर कौन कौन से संस्थान हमें देखने को मिलने वाले हैं।
चलिए, तो अभी तक हमने केवल उन जगहों के बारे में देखा है जहाँ के संस्थान हमें पढ़ने हैं। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है भाई? सबसे पहले हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक जगह हमें देखनी है जिसका नाम है गुलमर्ग। उसके बाद हम सीधे सीधे बीच में आ जाएंगे इंडिया के मैप के, और हमें देखना है मध्य प्रदेश में इंदौर। फिर उसके बाद हम और नीचे आ जाएंगे और तेलंगाना में हमें देखना है हैदराबाद। ये तीन का हमने पेयर बनाया। फिर दो जगह हमें ऐसी देखनी है जहां पर दो दो प्लेसेस है, एक है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु। दोस्तों महाराष्ट्र में हमें देखना है दो जगहों के बारे में। पहली जो जगह है वो है मुंबई, और दूसरी जगह है ट्रॉम्बे, मतलब बॉम्बे और ट्रॉम्बे। और ऐसे ही दोस्तों तमिलनाडु में पहली जगह है ऊटी और दूसरी जगह है कलपक्कम। उसके बाद फिर हमें ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, झारखंड में हमें देखना है जादूगोड़ा, और वेस्ट बंगाल में हमें देखना है कोलकाता। फिलहाल इतने संस्थान देखने हैं, फिर हम आगे के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम संस्थानों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर जो हमें संस्थान देखना है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है HARL। क्या नाम है? HARL। आप इसे हर्ल बोल सकते हो। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई कठिन नाम है, पर एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। यही पूछने लायक वो पार्ट है दोस्तों जो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हर्ल का मतलब क्या होता है? हर्ल का मतलब है साथियों यहां पर हाई एल्टीट्यूड। हर्ल का फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। और ये मिलकर क्या हो जाता है? ये हो जाता है साथियों हर्ल। ये क्या हो जाता है? हर्ल हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहां पर जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? हर्ल देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में क्या है? हर्ल। और हर्ल का फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। ठीक है, आपको इस डायग्राम में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए गुलमर्ग, और गुलमर्ग में हमने क्या पढ़ा था? हर्ल पढ़ा था, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब हमने वहां पर पढ़ा था। चलिए अगली जो जगह हमें देखनी है वो देखनी है इंदौर। और इंदौर में जो जगह है वो है RR कैट। दोस्तों यहाँ पे जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है RR कैट। RR कैट। और RR कैट का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? RR कैट का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, RR का मतलब है राजा रमन्ना। ये बहुत बड़े हमारे भौतिकविद थे राजा रमन्ना साहब। तो राजा रमन्ना जी के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया। तो राजा रमन्ना, RR का मतलब हो गया दोस्तों राजा रमन्ना। C का मतलब है सेंटर। C का मतलब क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो RR कैट जो है, RR कैट का यहां पर क्या मतलब हो गया? RR कैट का मतलब हो गया राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों अभी तक केवल दो संस्थान हमने देखे हैं। पहला हमने देखा है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, और गुलमर्ग में है हर्ल। गुलमर्ग में क्या है? हर्ल, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। दोस्तों गुलमर्ग में क्या है? हर्ल है, और हर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब ये क्या कहलाता है? हर्ल कहलाता है। हर्ल कहाँ है? मर्ग में है, गुलमर्ग में। ठीक है, फिर इंदौर, इंदौर में है RR कैट। कैट के सामने क्या लगाना है? RR। RR का मतलब है राजा रमन्ना, और कैट का मतलब क्या है? कैट का मतलब है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका क्या है? फुल फॉर्म है भाई। चलिए अब आते हैं यहां पर दोस्तों, तेलंगाना में है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो संस्थान है उसका नाम है AMD। क्या नाम है? AMD। यहां पर जो संस्था है उसका नाम क्या है दोस्तों? AMD। अच्छा इस मैप में देख लीजिए, यहां पर इंदौर है, और इंदौर में RR कैट आपको देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में है AMD। और दोस्तों AMD का फुल फॉर्म क्या होता है? AMD का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक। ए का मतलब हो गया एटॉमिक, एम का मतलब हो गया दोस्तों मिनरल, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट। क्या है? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, ये इसका फुल फॉर्म AMD। तो अभी तक मैंने आपको केवल 3 संस्थान बताए हैं, मैं यहां पर फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे ऊपर दोस्तों हमने क्या देखा है? HARL देखा है, हर्ल। पहला संस्थान हमने हर्ल देखा,
और आप जल्दी से बताएं कि हर्ल कहां पर है। हर्ल है कहां पर? गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमने पहला संस्थान देखा। दोस्तों दूसरा जो संस्थान हमने देखा वो देखा आर कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये कहां पर है? ये है इंदौर एमपी में, एमपी के इंदौर में। और तीसरा जो संस्थान अभी हमने देखा वो है दोस्तों एएमडी, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। और ये कहां पर है? ये है हैदराबाद में। ये कहां पर है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहां पर आएगा? ये आएगा आपका तेलंगाना में। टीजी। फिलहाल तीन ही संस्थान तो मैंने आपको बताए। क्या ये तीन संस्थान आपको समझ में आए भाई? आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर रिवाइज, देखिए बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं, बड़े इत्मीनान से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है साथियों जहां पर फैक्ट ही फैक्ट है। हमें इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, इनका प्लेस भी पता होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर हमें पता नहीं है तो फिर समझ जाइए कि यहां से आने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी तक केवल तीन संस्थान पढ़े, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा कलर का जो है मामला बदल देता हूं। मुंबई में दोस्तों, ठीक है, मुंबई में हमें पहली जो संस्था पढ़नी है वो है बार्क। पहली जो संस्था हमें पढ़नी है मुंबई में वो क्या है? बार्क है, बार्क। पहली संस्था क्या है साथियों? बार्क, BARC, बार्क। पहली संस्था क्या है? बार्क है भाई, बार्क। और बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा। बार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका क्या है? फुल फॉर्म। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? मुंबई में। और अभी हमने देखा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके नाम पर यह संस्थान चलता है। दोस्तों यहीं पर एक और संस्थान है जिसका नाम है IREL। क्या है? IREL। यहीं पर एक और संस्था है जिसका जो फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। फिलहाल देखिए IREL नाम से एक और संस्था है यहां पर, IREL। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है इंडियन, I मतलब इंडियन, R मतलब रेयर, E मतलब अर्थ, और L का मतलब है लिमिटेड। दोस्तों इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। दो संस्थान अभी हमने पढ़ा है। पहला संस्थान पढ़ा है बार्क, दूसरा संस्थान पढ़ा है IREL। दोनों कहां पर है? दोनों दोस्तों मुंबई में। ऐसे ही दोस्तों यहां पर, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड है ना, एक सेकंड, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हमें यहां पर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ये जो ट्रॉम्बे है इसे यहां से हटा रहे हैं और हम सीधे कह रहे हैं कि भाई ये जो बार्क है ये ट्रॉम्बे में। ये बार्क कहां पर है? मुंबई के अंदर एक छोटा सा इलाका है ट्रॉम्बे, वहां पर क्या है? बार्क है। याद रखिएगा, बार्क कहां पर है? ट्रॉम्बे में है। और मुंबई में क्या है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। और यहीं पर मुंबई में एक और संस्थान है जिसका नाम है TIFR। क्या है? TIFR। याद रखिएगा, बार्क कहां पर है? ट्रॉम्बे में। और TIFR का फुल फॉर्म क्या है भाई? TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या है? फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR कहां पर हो गया? मुंबई। चलिए मैंने क्या बताया आपको, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई। अगला हमने तीन संस्थान एक साथ देखे हैं दोस्तों, हमने तीन संस्थान एक साथ देखे हैं। और उसमें से एक संस्थान जो है आपका, एक जो संस्थान है वो है ट्रॉम्बे में, बाकी दोनों जो है वो आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे। बॉम्बे मतलब मुंबई, बॉम्बे मतलब क्या हो गया आपका? वर्तमान में मुंबई। पर मैं याद रखने के लिए आपको कह रहा हूं बॉम्बे से याद रख लो। और याद रखना बॉम्बे बी से शुरू होता है, बॉम्बे शुरू होता है बी से, और बार्क भी शुरू होता है बी से।
और दो बी वाले कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो बी वाला यहां पे आ जाएगा बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में, और जो टी वाला है वो बी के साथ आएगा, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दो टी वाले कभी साथ में नहीं आएंगे, दो बी वाले कभी साथ में नहीं आएंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। और बॉम्बे में एक और है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। 3 संस्थान हमने और देख लिया। अभी तक हम टोटल 6 संस्थानों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि हर्ल क्या है तो आप बताएंगे हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब, और ये हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब कहां पर है भाई? गुलमर्ग कश्मीर में है। अगर आपसे कोई पूछे कि RR कैट क्या होता है, आप बताएंगे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है। अगर कोई पूछे AMD क्या होता है, आप बताएंगे एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट है, जो कि कहां पर आता है? हैदराबाद में आता है, तेलंगाना में। फिर आपसे कोई पूछे BARC बार्क क्या होता है, आप कहेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहां पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में है। फिर कोई पूछे TIFR क्या होता है, आप बताएंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और यह है बॉम्बे, मुंबई में है, महाराष्ट्र में आता है। फिर आपसे कोई पूछे एरल क्या होता है, IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और यह भी कहां पर है? मुंबई में है और महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। साथियों, आगे की हम बातचीत करते हैं, अगले हम मैप में आगे की तरफ चलते हैं। अब हमें देखना है ये तमिलनाडु में ऊटी और कलपक्कम। दोस्तों, ऊटी में जो संस्था है उसका नाम है RAC। RAC इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर को हम RAC बोल सकते हैं, और ये RAC कहां पर है? तमिलनाडु के ऊटी में। RAC कहां है भाई? तमिलनाडु के ऊटी में। और RAC का फुल फॉर्म क्या है? RAC का फुल फॉर्म है दोस्तों रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। क्या है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। ऐसे ही दोस्तों कलपक्कम में है IGCAR, IG की कार है यहां पे। क्या है? IG की कार है। IG मतलब इंदिरा गांधी, IG मतलब क्या हो गया? इंदिरा गांधी। और CAR का मतलब हो गया, C मतलब सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, A मतलब एटॉमिक, और R का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? R का मतलब हो सकता है रिसर्च। तो दोस्तों IGCAR कहां पर है? कलपक्कम में। IG साहब कल कार से जाएंगे, तो कल से हो गया कलपक्कम, IG और कार, IG कार। IG मतलब इंदिरा गांधी, C मतलब सेंटर, A मतलब एटॉमिक, R मतलब रिसर्च। और तमिलनाडु में एक और जगह था ऊटी, और ऊटी में है RAC। RAC का मतलब होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। दोस्तों RAC का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। ये 2 संस्थान हमने और देख लिए, आइए यहां पर देखते हैं। फिर हमने अभी 2 संस्थान और देखे हैं दोस्तों। 2 संस्थान कहां पर देखे हैं? तमिलनाडु में। 2 संस्थान हमने कहां देखे हैं? तमिलनाडु में हमने 2 संस्थान और देख लिए। एक हमने क्या देखा? एक हमने देखा दोस्तों RAC, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर कहां पर है? ऊटी में है, तमिलनाडु। और दूसरा हमने जो संस्थान देखा है वो है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये कहां पर है? कलपक्कम में है। कहां पर है? कलपक्कम में। कलपक्का आप काय से जाओगे? IG कार से जाओगे। दैट्स इट। जबकि यहां पर हमने महाराष्ट्र में कितने संस्थान देखे थे? 3 संस्थान देखे थे। महाराष्ट्र में कितने संस्थान देखे हैं? 3। तो अभी तक हम 8 संस्थान देख चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हर्ल देखा कहां पर? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। फिर हमने देखा इंदौर में RR कैट, राजा रमन्ना एडवांस सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर हमने देखा हैदराबाद में AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। सब होता है याद, आप बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे में है बार्क। अभी मैंने बताया टी के सामने टी नहीं आएगा, बी आएगा, और बी के सामने टी आएगा, TIFR। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और TIFR का मतलब होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये सब हिंदी और इंग्लिश में सेम है ना। फिर IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहां पर है? बॉम्बे। ऐसे ही दोस्तों तमिलनाडु में हमने देखा RAC और IG कार।
RAC मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऊटी में। IG कार, IG कार का मतलब होता है भाई इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। चलिए इतनी चीजें हम देख चुके हैं, अभी आगे चलते हैं भाई। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, आगे की अब हम बात कर रहे हैं और अगला जो हमें जगह देखनी है वो है सिकंदराबाद। और दोस्तों सिकंदराबाद में है ECIL। ECIL का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ECIL का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये तो आपसे बनी जाएगा, इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कहलाएगा? ECIL। कहां पर है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में क्या हो गया? ECIL हो गया भाई। सिकंदराबाद में क्या है? ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा में हमें जो जगह देखने को मिलती है जादूगुड़ा में, वो है UCIL। UCIL। और साथियों UCIL का फुल फॉर्म क्या है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बढ़िया हो गया, ये हो गया UCIL और ये हो गया ECIL। ECIL का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और UCIL का है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। L का मतलब लिमिटेड रहेगा, I का मतलब इंडिया रहेगा, C का मतलब कॉर्पोरेशन रहेगा। बस आपको देखना है E का मतलब इलेक्ट्रिक, U का मतलब यूरेनियम। जादूगुड़ा में यूरेनियम निकल गया, सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन हो गया। दो ऐसे याद हो गए। चले हम इसे इस मैप में अपडेट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो संस्थान जोड़ दिए। एक हमने कहां पर देखा है? एक संस्थान हमने यहां पर देखा है ECIL, और इसके ऊपर हमने देखा है UCIL, इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कहां पर है? ये है आपका सिकंदराबाद में। ये कहां पर है? सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद। और ये कहां पर है आपका? ये है जादूगुड़ा में। और जादूगुड़ा कहां पर आता है? जादूगुड़ा आता है झारखंड में। चलें अब आगे की बात करते हैं। वापस आ जाइए यहां पर दोस्तों, वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में कोलकाता की। और दोस्तों कोलकाता में दो संस्थान हमें देखने, कोलकाता में दो संस्थान हमें देखने हैं। पहला संस्थान है MNIP। MNIP नहीं, MINP। MNIP। दोस्तों M जो है, M का फुल फॉर्म है यहां पर मेघनाथ साहा। M दोस्तों एक बहुत बड़े भौतिकविद मेघनाथ साहा का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। M मतलब मेघनाथ साहा। I का मतलब है इंस्टीट्यूट। I का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट। मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ। N का मतलब है न्यूक्लियर और P का मतलब है फिजिक्स। मेघनाथ साहा, M मतलब मेघनाथ साहा, I मतलब इंस्टीट्यूट, N मतलब न्यूक्लियर, P मतलब फिजिक्स। इतनी इंग्लिश तो हमें बननी भी चाहिए, मेरे ख्याल से आप कर भी लेंगे। मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहां पर है दोस्तों? कोलकाता में। मेघनाथ साहा कोलकाता के थे, तो वहां पर एक इंस्टीट्यूट हमने खोला न्यूक्लियर फिजिक्स का और उसका नाम हमने मेघनाथ साहा के नाम पर रख दिया। तो मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और यहीं पर दोस्तों एक और संस्था है VECC। एक और संस्था क्या है? VECC। VECC। और दोस्तों VECC का फुल फॉर्म है वेरिएबल, V मतलब वेरिएबल, E मतलब एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। थोड़ा कठिन नाम है पर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। मैं यहां आपको बताता हूं, इसमें बताता हूं। यहां हमने दो संस्थान और देखे, MINP मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ये दोनों कहां पर देखा है? कोलकाता में। ये दोनों कहां पर देखा है? कोलकाता में देखा है। दोस्तों इतने संस्थान हमने देखे हैं भारत में, इतने संस्थान हमने भारत में देखे हैं।
जल्दी से हम इसको एक बार देखते हैं। देखिए कोलकाता के संस्थानों को फिर से देखते हैं। MINP, मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और अगली है VECC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बस एक सेकंड रुकिएगा आप, देन फिर हम रिवाइज करते हैं। तो साथियों हमने ये सारे के सारे संस्थान जो हैं वो यहां पर देखे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। चलिए एक बार इनका रिवीजन करते हैं और देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बार बार हमें रिवाइज तो करना पड़ेगा अगर हमें इन टॉपिक पर कमांड जमानी है तो। चलिए तो मैं फिर से एक बार एक मैप बना रहा हूं आपके लिए, और अब जल्दी से आप मेरे साथ इसे बना लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको भी मेरे साथ साथ सारी की सारी चीजें जो है वो याद हो जाए। और इस बार हम काफी जल्दी देखने वाले हैं सारी की सारी चीजों को। देखिए सबसे पहले हमें यहां पर देखना है जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो जगह है उसका नाम क्या है? गुलमर्ग। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? गुलमर्ग। फिर हमें यहां पर देखना है दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो जगह है दोस्तों वो है इंदौर। फिर तीसरी जगह हमने देखी है हैदराबाद, और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में है, ये हमने यहां पर देख लिया। इसके अलावा दोस्तों हमें देखना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हम देखेंगे दो जगह, एक देखेंगे ट्रॉम्बे और साथ में देखेंगे बॉम्बे। बॉम्बे मतलब मुंबई, बॉम्बे मतलब क्या हो गया? बॉम्बे मतलब हो गया मुंबई। दोस्तों यहां पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दो जगह है, एक है ऊटी और अगला है कलपक्कम। अगला क्या है? कलपक्कम। दोस्तों ऐसे ही हमें एक और जगह देखनी है, सिकंदराबाद। अगली जगह क्या देखनी थी? सिकंदराबाद। फिर हमें झारखंड में देखना है जादूगुड़ा, और पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कोलकाता। देखिए थोड़ा स्पीड से अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको दो दो बार पढ़ा चुका हूं। आप इसे साथ में बनाइए, घर में एक दो बार देख लीजिए, बस इतनी सी मेहनत करना है साथियों, और ये सारी की सारी चीजें चुटकियों में आपको याद हो जाएगी। अगली क्लास में मैं इसका एक बार रिवीजन भी आपको करवा दूंगा, हम इसके बारे में और भी चीजें देख लेंगे। अभी हमें इनके बारे में एक एक करके सारी चीजें देखनी है, उससे आपको और आसानी से चीजें याद हो जाएगी। तो फिलहाल अभी केवल इस मैप को याद रख लीजिए, इसे करने से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए गुलमर्ग में जो संस्थान है वो है HARL, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। ये कहां पर है? गुलमर्ग में। दोस्तों फिर है मध्य प्रदेश में इंदौर, और यहां पर है RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों हैदराबाद में है AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। चलें फिर आते हैं ट्रॉम्बे, और दोस्तों ट्रॉम्बे में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों यहां बॉम्बे में दो संस्थान है, पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। दो संस्थान यहां पर। ऐसे ही दोस्तों ऊटी में हमने देखा था रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर, और कलपक्कम में हमने देखा है इंदिरा गांधी के नाम पर है IGCAR। दोस्तों सिकंदराबाद में है इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जादूगुड़ा में है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे दोस्तों कोलकाता में है मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। दोस्तों इतने संस्थान फिलहाल हमने आज की हमारी इस क्लास में देखा। दोस्तों हमने शुरुआत की थी कहां से? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, और हमने इसे खत्म किया है संस्थानों के साथ। हम अगली क्लास में इसका रिवीजन करेंगे, इन संस्थाओं के बारे में जानेंगे, और न्यूक्लियर एनर्जी की और भी चीजों को, कि भाई कहां कहां पर भारत न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहां कहां पर स्थित है, रिएक्टर कौन कौन से हैं, ये तमाम चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज की हमारी ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, आप इसका रिवीजन भी करेंगे, इसकी सिनॉप्सिस भी बनाएंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में, आप मोटिवेट बने रहिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।